नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर उग्र राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेकंड चरण उग्र राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पूर्ण रूप से उदारवादी नेताओं के प्रभाव में थी, जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। जो नरमदलीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अनदेखा कर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार के प्रति विश्वास घटने लगा तथा निराशा बढ़ने लगी। अतः इससे कांग्रेस में एक नया गुट उत्पन्न हुआ, जिसने संघर्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने एवं स्वराज की प्राप्ति का निश्चय किया, जिन्हें संघर्षवादी या उग्रवादी कहा जाता है। उग्र यानी जुझारू राष्ट्रवाद का विकास। भारतीय राजनीति में उग्रवाद का उदय एवं विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से बहुत पहले विद्यमान थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ होते ही लड़ाकू राष्ट्रवादियों की विचारधारा को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण मिला और इसके अनुयायी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व करने सामने आए। इनमें प्रमुख थे लाल बाल के नाम से जाने गए। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल और लाल यानी लाला लाजपत राय। ये प्रमुख नेता थे उग्रवादी आंदोलन के। उग्र राष्ट्रवादियों का विचार था कि भारतीयों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी निम्न अवस्था से ऊपर उठ सके। इसके लिए उग्र राष्ट्रवादियों ने देश प्रेम, त्याग और बलिदान की आवश्यकता पर बल दिया। उनके राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति था। तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्होंने कहा था, स्वराज्य या स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते हैं, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। हम यही चाहते हैं और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। ये उग्र राष्ट्रवादियों के इस तरह के देश प्रेम को लेकर कई भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी। अब हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्र आंदोलन वो कौन से कारण, जिसके कारण उग्र राष्ट्रवाद ने इतना रूप धारण किया और उसके पीछे कौन कौन से कारण छिपे हुए थे। उग्र राष्ट्र आंदोलन के उदय के कारण, फर्स्ट कारण है इसके अंदर 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष। 1892 का जो अधिनियम आया था, उदारवादी राष्ट्रवादियों की निरंतर मांगों को देखते हुए सरकार द्वारा 1892 में कौंसिल अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम से भारतीयों को बहुत आशाएं थी, परंतु इस अधिनियम द्वारा उदारवादी कांग्रेसियों की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इस अधिनियम द्वारा न तो भारतीयों को कोई विशेष राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए और न जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इसलिए यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। अतः अनेक भारतीय नेता विवश होकर उग्रवाद की ओर बढ़ने लगे। दूसरा कारण था कांग्रेसी उदारवादियों की उपलब्धियों पर असंतोष। कांग्रेस का युवा वर्ग कांग्रेस की पूर्ववर्ती 15-20 वर्षों की उपलब्धियों एवं सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों व उदासीनता से असंतुष्ट था। उनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता, समानता की भावना में कोई विश्वास नहीं था। वे उदारवादियों के शांतिप्रिय तथा संवैधानिक तरीकों के आलोचक बन गए थे। उनका विश्वास था कि याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद की नीति से कुछ भी प्राप्त
नहीं होने वाला है। कांग्रेस का राजनीतिक धर्म क्राउन के प्रति राजभक्ति प्रकट करना है तथा उनका उद्देश्य प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यता प्राप्त करना है। कांग्रेस के युवा वर्ग ने उदारवादियों पर अनेक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के लिए कार्य करने का आरोप लगाया तथा कांग्रेस के अंतर्गत रचनात्मक कार्यक्रम का अभाव बताया। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और लाला लाजपत राय ने उसे वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। लाल पाल बाल जैसे नेताओं ने अनुभव किया कि उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित नीति के अवलंबन से कोई लाभ नहीं है तथा अंग्रेजों के भारत विजय का आधार उनकी स्वार्थ सिद्धि है। अतः तब तक वे इस देश को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें यहाँ से जबरदस्ती न निकाल दिया जाए। इसलिए ये उग्र आंदोलनकारी और ज़्यादा उग्र होने लगे। थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से बहुत असंतुष्ट थी। उनका ये असंतोष उग्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण बना। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतीय कुटीर एवं शिल्पकला उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। कृषि तथा कुटीर उद्योगों के मध्य संतुलन था। लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध थे, परंतु ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योग धंधों को विनाश कर दिया। उन्होंने भारत को इंग्लैंड के लिए कच्चे माल निर्माण करने की मंडी में परिवर्तित कर दिया। यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता, वहाँ से तैयार माल भारत आता और भारत की मंडियों में वह माल बेचा जाता था, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधे पूर्ण तरह से नष्ट होने लग गए थे। चौथा पॉइंट है शिक्षा तथा बेरोजगारी की वृद्धि। शिक्षा तथा बेरोजगारी की वृद्धि। 19वीं सदी तक भारत में शिक्षित भारतीयों की संख्या अधिक बढ़ गई थी। बहुत से भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत कम वेतन पर आजीविका प्राप्त थी, पर इन शिक्षित भारतीयों का एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगारी का भी सामना कर रहा था। बेरोजगारी ने शिक्षित भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति उग्र भावना का विकास किया, जिसका परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट अकाल और महामारी। उग्र राष्ट्रीयता के विकास का एक अन्य प्रमुख कारण अकाल एवं महामारी जैसी आपदाओं का प्रभाव भी था। ब्रिटिश सरकार ने उसके समाधान के लिए जिस उदासीनता तथा सुस्ती का परिचय दिया, उससे जनता में सरकार के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। भारत में 1896-97 ईस्वी में दक्षिण में अत्यंत भयंकर अकाल पड़ा, जिससे जनता को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। जनधन की काफ़ी क्षति हुई। 1898 ईस्वी में पश्चिमी भारत में प्लेग का प्रकोप हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई। बीमारी की उग्रता को देखते हुए पूना में बीमारी का उपचार फौज को सुपुर्द कर दिया गया तथा सिपाहियों को घर में जाकर बीमारी की जांच के आदेश दिए गए। स्त्रियों की जांच भी विदेशी सिपाही करे। यह भारतीयों को पसंद नहीं था। तिलक ने इसका काफ़ी विरोध किया। परिणाम स्वरूप पूना में असंतोष की भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया और प्लेग अफसर रेंट की हत्या कर दी गई। इस पर सरकार ने दमन चक्र और तीव्र कर दिया, जिससे सरकार के प्रति घृणा की भावना और अधिक बढ़ गई। जनसाधारण द्वारा किए गए उग्र एवं क्रांतिकारी विरोध का वस्तुतः ये प्रारंभ था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक पुनरुत्थान तथा सांस्कृतिक नवजागरण।
उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे। उन्होंने पाश्चात्य बुद्धिवाद तथा आदर्शों को अपनाया था, जिसके कारण अपने उच्च आदर्शों के बावजूद जनसाधारण पर अपना प्रभाव स्थापित करने में असफल रहे थे। अतः उसके नेताओं और जनता के मध्य खाई बन गई। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण का काल आरंभ हुआ, जिसमें भारतीयों को अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति की ओर लौटने को कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की महानता को स्थापित किया। तिलक ने गीता रहस्य की रचना की तथा कर्म योग पर प्रकाश डाला। स्वामी दयानंद ने वेदों की महत्ता को में प्रतिपादित किया और वेदों की तरफ पुनः लौटने के लिए बोला। एनी बिसेंट की समन्वयवादी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी इस आंदोलन में सहायक सिद्ध हुई। पश्चिमी नियंत्रण से मुक्ति के कुछ ही वर्षों के अंदर जापान विश्व में प्रथम कोटि का विकासशील औद्योगिक सैनिक शक्ति बन गया। 1896 ईस्वी में इटली की इथोपिया के हाथों पराजय, 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय आदि घटनाओं ने भारतीयों के मन में यूरोपीय श्रेष्ठता की कल्पना को समाप्त कर दिया। उनके मन में भी यह भावना बल पकड़ने लगी कि भारत भी अपने साहस, शौर्य एवं बलिदान द्वारा इंग्लैंड से टक्कर ले सकता है। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की तथा चीन के क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा तथा दक्षिणी अफ्रीका के बोअर युद्ध ने भारतीयों को देशभक्ति तथा आत्म बलिदान की भावना से भर दिया। परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक कारण। भारतीय राजनीति में उग्रवाद के विकास में राजनीतिक कारणों से भी काफ़ी सहायता मिली। 1892 से 1905 ईस्वी तक ब्रिटेन के शासन तंत्र पर अनुदार दल का अधिकार था, जिसकी नीति उग्र साम्राज्यवादी थी। अनुदार दल भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने का विरोधी था। इस कारण इस काल के 3 गवर्नर जनरल घोर साम्राज्यवादी थे तथा भारतीय जनता के प्रति उनकी नीति काफ़ी कठोर थी। उन्होंने भारतीय जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। लॉर्ड इंग्लिंग ने शासनकाल 1897 ईस्वी में तिलक को राजद्रोह के अपराध में 18 वर्ष की सजा, दक्षिण के सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली जमींदार नाटू बंधुओं को देश निकाले की सजा आदि घटनाओं ने संपूर्ण देश में क्रोध एवं असंतोष की भावना को जन्म दिया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत जब अकाल की पीड़ा झेल रहा था, कर्जन ने अकाल राहत कार्यों में सरकारी सहायता के बजाय 1903 ईस्वी दिल्ली में एक शानदार दरबार आयोजित कर उस पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। इस रुपए खर्च से भारतीयों में असंतोष और बढ़ गया और यही आगे चल के उग्र राष्ट्रवाद का रूप धारण किया। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मैं इसका PDF नोट्स डालूँगी, जो आप PDF के रूप में डालूँगी, तो आप बच्चों सारे वो नोट्स भी उसके कलेक्ट कर लेना और उसको आगे पढ़ लेना। थैंक यू।